नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे आधुनिक एप्लीकेशंस दुनिया भर के लाखों यूजर्स को एक साथ बिना किसी रुकावट के सर्व करते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के आर्किटेक्चर और इसके पीछे के ट्रेड ऑफ्स को डीकोड करते हैं। जरा इस क्लासिक स्थिति के बारे में सोचिए। दो अलग अलग शहरों में बैठे दो लोग एक ही समय पर एक ही मूवी की आखिरी बची हुई टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों को कंफर्मेशन मिल जाता है और जब वे थिएटर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सीट डबल बुक हो गई है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? यहीं पर डर्टी रीड का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये तब होता है जब सर्वर्स के बीच का डेटा खतरनाक रूप से सिंक से बाहर हो जाता है। इस तकनीकी गाइड के लिए आज का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड इल्यूजन से, फिर देखेंगे आर्किटेक्चरल कॉम्पोनेंट्स, उसके बाद कैप थ्योरम, कंसिस्टेंसी मॉडल्स और अंत में रियल वर्ल्ड ट्रेड ऑफ्स के साथ इसे समेटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, डिस्ट्रीब्यूटेड इल्यूजन यानी स्क्रीन्स के पीछे की दुनिया। एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वास्तव में क्या है, ये समझने के लिए एप्लीकेशन इंटरफेस के पीछे छिपे इस पर्दे को हटाना बहुत जरूरी है। सरल शब्दों में, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटिंग वातावरण है जहां कई स्वतंत्र मशीनें एक नेटवर्क के माध्यम से एक साथ काम करती हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि बाहर से देखने पर वे सब एक सिंगल सिस्टम की तरह लगती हैं। पुराने मोनोलिथिक सिस्टम्स के मुकाबले ये आर्किटेक्चर बेजोड़ प्रोसेसिंग स्पीड, फॉल्ट टॉलरेंस और शानदार स्केलेबिलिटी देता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, कोर आर्किटेक्चरल कॉम्पोनेंट्स। अब समय है हुड के नीचे झांकने का और उन मुख्य इंजीनियरिंग ब्लॉक्स को देखने का जो इन अलग अलग मशीनों को एक साथ काम करने लायक बनाते हैं। इन प्रणालियों में कुछ बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले है प्रोसेसेस और थ्रेड्स जो कंकरेंसी संभालते हैं। फिर कम्युनिकेशन के लिए रिमोट प्रोसीजर कॉल या आरपीसी का इस्तेमाल होता है। नेटवर्क में मशीनों को पहचानने के लिए नेमिंग और डायरेक्टरी सर्विसेज काम आती हैं। और सिस्टम का समय एकदम सटीक रखने के लिए सिंक्रोनाइजेशन। और हाँ, अगर कोई सर्वर फेल हो जाए तो सिस्टम को बचाए रखने के लिए डेटा को कई जगहों पर रेप्लिकेट भी किया जाता है। इन सब में एक चीज असली गेम चेंजर साबित होती है और वो है मिडलवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेयर है जो कम्युनिकेशन और डेटा कन्वर्जन को संभालता है। RabbitMQ या काफका जैसी सर्विसेज का नाम तो सुना ही होगा। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये टूल्स मैसेजिंग की भारी जटिलताओं को खुद संभाल लेते हैं, जिससे डेवलपर्स को इन लो लेवल डिटेल्स में अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, CAP थ्योरम ट्रेड ऑफ्स। जब इन सारे कंपोनेंट्स को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है तो एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग दुविधा जन्म लेती है। एक कड़वी सच्चाई जिसे कोई झुठला नहीं सकता। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नेटवर्क फेलियर से पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो सकता। मशीनें फिजिकल तारों और राउटर्स के जरिए बात करती हैं, इसलिए हार्डवेयर फेल होना या नेटवर्क कटना तय है। इसे नेटवर्क पार्टीशनिंग कहते हैं और सिस्टम को इसे हर हाल में सहना ही पड़ता है। और यही एंट्री होती है CAP थ्योरम की। जब नेटवर्क फेल होता है तो इंजीनियर्स को एक मुश्किल चुनाव करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी या फिर अवेलेबिलिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डेटा एकदम सटीक हो और हर रिक्वेस्ट को सबसे नया अपडेट मिले। दूसरी ओर अवेलेबिलिटी का मतलब है कि सिस्टम हमेशा चलता रहे और रिस्पॉन्स दे, भले ही वो डेटा थोड़ा पुराना हो। दोनों चीजें एक साथ मिलना लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, कंसिस्टेंसी मॉडल्स को डीकोड करना। तो इस दुविधा को हल कैसे किया जाए? चलिए देखते हैं कि नेटवर्क नोड्स के बीच डेटा को कैसे मैनेज किया जाता है ताकि शुरुआत में बताए गए उन खतरनाक डर्टी रीड से बचा जा सके। कंसिस्टेंसी मॉडल को एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट समझ लीजिए। ये तय करता है कि रेप्लिकेटेड डेटा नोड्स में अपडेट्स किस क्रम में दिखाई देंगे। इसका मुख्य लक्ष्य पूरे नेटवर्क में सच्चाई का सिर्फ एक ही स्रोत बनाए रखना है, ताकि ऐसा न हो कि पुणे का सर्वर कुछ और डेटा दिखाए और दिल्ली का सर्वर एक अलग ही हकीकत बयां कर रहा हो। यहाँ 2 प्रमुख रास्ते सामने आते हैं। स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी सिस्टम को तब तक रोक कर रखती है जब तक कि सारे नोड्स 100% अपडेट नहीं हो जाते। इसका मतलब है शून्य डर्टी रीड्स, यानी एकदम सटीक डेटा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। इसके ठीक विपरीत इवेंचुअल कंसिस्टेंसी कभी भी रिक्वेस्ट को ब्लॉक नहीं करती, यह स्पीड को प्राथमिकता देती है।
इसमें कुछ पल के लिए डर्टी रीड्स हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ सारा डेटा अपने आप सिंक हो जाता है। चलिए अब आखिरी हिस्से यानी सेक्शन 5 पर चलते हैं, रियल वर्ल्ड सिस्टम डिज़ाइन। ये सारे थियोरेटिकल मॉडल्स असली दुनिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कैसे लागू होते हैं, आइए देखते हैं। IRCTC के ट्रेन बुकिंग या बैंक के ATM को ही ले लीजिए। यहाँ स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी के अलावा और कुछ नहीं चल सकता, क्योंकि जहाँ पैसों या सीमित टिकट्स की बात हो, वहाँ डेटा की सटीकता से कोई समझौता नहीं हो सकता। बैलेंस तुरंत मैच होना चाहिए और टिकट डबल बुक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया फीड्स की कहानी एकदम अलग है। इंस्टाग्राम या एक्स पर इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का बेहतरीन इस्तेमाल होता है। अगर मुंबई में की गई कोई पोस्ट किसी दूसरे शहर में 2 सेकंड लेट भी दिखे तो कोई नुकसान नहीं है। इस जरा सी देरी के बदले में जो शानदार स्पीड और परफॉर्मेंस मिलती है, वो पूरी तरह से एक फायदे का सौदा है। Amazon का डायनेमो आर्किटेक्चर इस बात का एक और जबरदस्त उदाहरण है कि बड़े प्लेटफॉर्म्स हाई अवेलेबिलिटी का फायदा कैसे उठाते हैं। Amazon अपने शॉपिंग कार्ट के लिए हमेशा अवेलेबिलिटी को चुनता है। चाहे सर्वर में कितनी भी बड़ी खराबी क्यों ना आ जाए, ग्राहक हमेशा अपने कार्ट में आइटम्स जोड़ सकते हैं। उनके लिए कार्ट का लगातार चलते रहना सबसे अहम है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ा सबक ये है कि सिस्टम डिज़ाइन कभी भी परफेक्शन के बारे में नहीं होता। ये बिजनेस की ज़रूरतों के हिसाब से सटीकता, स्पीड और स्केल के बीच सही संतुलन बनाने की कला है। स्ट्रॉन्ग मॉडल सटीकता देता है, इवेंचुअल मॉडल स्पीड और स्केल देता है, और वीक मॉडल खास स्थितियों में कस्टम लॉजिक लगाने की आज़ादी देता है। जाते जाते एक विचारोत्तेजक प्रश्न पर गौर करते हैं। जैसे जैसे ग्लोबल नेटवर्क्स और विशाल हो रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर का दायरा बढ़ रहा है, क्या भविष्य में बेतहाशा स्पीड की मांग डेटा की पूर्ण सटीकता की जरूरत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगी? भविष्य के सिस्टम डिजाइन के लिए ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन भी प्रेस करो, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाओ।